फिल्म की शुरुआत 1981 में सैन फ्रांसिस्को में होती है। मुख्य पात्र क्रिस गार्डनर गुजारे के लिए पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर नामक एक मेडिकल डिवाइस बेचता है। हर दिन वह अपने बेटे क्रिस्टोफर को चाइनाटाउन के एक सस्ते डेकेयर में छोड़ता है। डेकेयर के बाहर क्रिस सफाई कर्मी से पूछता है कि वह दीवार पर लिखी गालियों को कब हटाने वाला है। इसे कोई कब साफ करने वाला है? वह बताता है कि डेकेयर के आदर्श वाक्य में हैप्पीनेस शब्द की स्पेलिंग गलत है। हैप्पीनेस में आई आता है, हैप्पीनेस में वाई नहीं होता, आई होता है। बस का इंतजार करते समय क्रिस के पास एक बेघर आदमी आता है और उसके हाथ में मौजूद डिवाइस के बारे में पूछता है, उसे गलती से टाइम मशीन समझकर। ये एक टाइम मशीन है ना? टाइम मशीन जैसी लगती है। इसके बाद क्रिस उन विभिन्न अस्पतालों में जाता है जिन्हें उसके द्वारा बेचे जा रहे मेडिकल डिवाइस की जरूरत हो सकती है। इस वजह से वह अपनी पत्नी लिंडा से अपने बेटे को डेकेयर से लेने के लिए कहता है, भले ही वह डबल शिफ्ट में काम कर रही हो। मुझे क्रिस्टोफर को घर ले जाकर खाना खिलाना, नहलाना, सुलाना है और 7 बजे तक लौटना है। गुजारा करने के लिए उसे हर महीने कम से कम 2 डिवाइस बेचने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों को स्कैनर महंगा और अनावश्यक लगता है। ये अनावश्यक और महंगा है, इसीलिए उसने काफी समय से कुछ नहीं बेचा। हमेशा जल्दी में रहने वाला क्रिस अपनी कार सीधे अस्पताल के सामने खड़ी कर देता है। पार्किंग टिकट न भर पाने पर उसकी कार टो हो जाती है। उसी शाम खाना खाते वक्त क्रिस का ध्यान रूबिक्स क्यूब पर जाता है, जो तब नया खिलौना था। ये क्रिस्टोफर के लिए एक तोहफा है। किसकी तरफ से? काम पर सिंथिया ने दिया। ये बड़ों के लिए है। क्रिस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे पता नहीं था। लिंडा पूछती है कि क्या उसने अभी तक टैक्स भर दिया है, और क्रिस कहता है कि उसे एक और एक्सटेंशन फाइल करने की जरूरत है। काम पर वापस जाने से पहले यह बात लिंडा को निराश कर देती है। उसके जाने के बाद क्रिस रूबिक्स क्यूब को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। अगले दिन सड़क पर चलते हुए क्रिस का ध्यान एक लाल फेरारी में बैठे बिजनेसमैन पर जाता है, इस बार एक असली फेरारी। वह उस आदमी से पूछता है कि वह क्या काम करता है, और वह आदमी जवाब देता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। क्रिस मान लेता है कि इस काम के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन वह आदमी समझाता है कि स्टॉक ब्रोकर के रूप में सफलता ज्यादातर गणित और सामाजिक कौशल पर निर्भर करती है। मैं तुम्हें वीकेंड के लिए अपनी कार दूंगा, लेकिन मुझे सोमवार को वापस चाहिए। मीटर भर देना। इस छोटी सी बातचीत के बाद क्रिस चारों ओर देखता है और पाता है कि हर कोई कितना खुश लग रहा है। वह सोचता है कि वह वैसा क्यों नहीं हो सकता और लगातार इसके बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वह 6 बजे तक घर आने की योजना बना रहा है, क्योंकि वह स्टॉक ब्रोकर की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। लिंडा को यह विचार हास्यास्पद लगता है, जिससे क्रिस को बुरा लगता है। कौन सी नौकरी? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर? हाँ। क्या तुम सच में एस्ट्रोनॉट नहीं हो? सच में? वे बहस करते हैं और लिंडा उसे याद दिलाती है कि उन्हें 2 महीने का किराया देना है। वह जोर देती है कि उससे अपने बाकी सभी मेडिकल डिवाइस बेच देने चाहिए और उस व्यवसाय को पीछे छोड़ देना चाहिए। यही वह चीज है जो मैं अपने परिवार के लिए, तुम्हारे और क्रिस्टोफर के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिस आवेदन करने के लिए एक ब्रोकरेज फर्म की ओर जाता है, लेकिन अपना मेडिकल डिवाइस एक सड़क कलाकार के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह उसे लेकर अंदर नहीं जाना चाहता। वह उसे $1 देता है और वादा करता है कि लौटने पर वह उसे और पैसे देगा। वह लड़की को चेतावनी देता है कि अगर वह डिवाइस चुराने का फैसला करती है तो भी वह इसे बेच नहीं पाएगी। मैं खुद इसे नहीं बेच पा रहा हूँ और यह मेरा काम है। अंदर वह एक सैटेलाइट ऑफिस के HR प्रतिनिधि से मिलता है। प्रतिनिधि समझाता है कि उन्हें बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। वह केवल लोगों को आवेदन भरने में मदद करता है और फिर वह उन्हें मुख्य कार्यालय में जेट विसल के पास भेज देता है, जो इस मामले को देखते हैं। HR से बात करते समय क्रिस देखता है कि सड़क पर प्रदर्शन करने वाली उसकी मशीन लेकर भाग रही है, जिससे क्रिस तुरंत वहां से निकल जाता है। वह आवेदन पत्र पकड़ता है और पीछा करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन लंबी दौड़ के बावजूद अरे अरे अरे, हिलना मत, हिलना मत। सड़क कलाकार ट्रेन में बैठकर भाग जाती है। उस रात क्रिस आवेदन पत्र के साथ घर लौटता है, लेकिन सो नहीं पाता। महंगी मेडिकल मशीन खोने के लिए खुद को कोसता रहता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान वह रूबिक्स क्यूब के बारे में खबर देखता है, जिसमें बताया गया है कि एक गणित के प्रोफेसर ने इसे 30 मिनट में हल कर दिया। काम पर जाते समय लिंडा क्रिस से कहती है कि वह मशीन के बिना ही वापस आए। क्रिस लिंडा से वादा करता है कि वह इसे बेच देगा ताकि उसे यह दोबारा न देखनी पड़े। डेकेयर जाते समय पिता और पुत्र डेकेयर के आदर्श वाक्य में हैप्पीनेस शब्द की गलत वर्तनी पर चर्चा करते हैं। इसमें PPY लिखा है, लेकिन हैप्पीनेस में आई होना चाहिए। क्या पक की स्पेलिंग सही है? हाँ, वह सही है, लेकिन वह आदर्श वाक्य का हिस्सा नहीं है। तो तुम्हें वह नहीं सीखना चाहिए, वह बड़ों का शब्द है। क्रिस को अपने बेटे से पता चलता है कि वे डेकेयर में पढ़ाई के बजाय टीवी सीरीज देखते हैं, जिससे वह चिढ़ जाता है। इतना कि वह नैनी को फटकारते हुए कहता है, वह कह रहा है कि वह टीवी देख रहा है। ओह, इतिहास के लिए थोड़ा सा टीवी। लव बोर्ड? इतिहास के लिए नेवी। वह नेवी नहीं है और वह घर पर भी टेलीविजन देख सकता है। हालांकि वह उससे कहती है कि वह किसी दूसरे डेकेयर में जाकर ज्यादा पैसे दे सकता है। इसके अलावा वह बताती है कि वह अक्सर भुगतान में देरी करता है, इसलिए उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप कम से कम कुत्ते को ऊपर अपने कमरे में या कहीं और रख सकती हैं? अच्छा, बाय। बाद में क्रिस अपना भरा हुआ आवेदन पत्र सीधे HR प्रमुख जे ट्विस्टल को जमा करने के लिए डीन विटर रेनॉल्ड्स जाता है। उनकी बातचीत संक्षिप्त होती है क्योंकि जे जल्दी में है। ऑफिस से निकलने के बाद क्रिस सड़क कलाकार और उसके साथी को चोरी की मेडिकल मशीन ले जाते हुए देखता है। अरे! गुस्से में वह उनके पीछे भागता है। क्रिस से बचने की कोशिश में कलाकार बस में चढ़ जाती है।
क्रिस बताता है कि उसने इन मशीनों पर अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी थी। मैंने इन चीजों पर अपनी पूरी जिंदगी की बचत खर्च कर दी। यह मानकर कि वे क्रांतिकारी हैं, मैंने मकान मालिक से एक फोटो खींचने के लिए भी कहा था, लेकिन अधिकांश अस्पतालों और डॉक्टरों ने उन्हें अनावश्यक विलासिता के रूप में देखा। इसलिए अगर मैंने एक भी खो दिया तो ये 1 महीने का राशन खोने जैसा था। कड़ी मशक्कत के बाद वह आखिरकार अपनी मशीन वापस पा लेता है। बस स्टॉप पर बैठे हुए क्रिस्टोफर अपने पिता को मशीनें बेचने के वादे की याद दिलाता है। वैसे आपके पास एक भी नहीं होनी चाहिए थी, हाँ, मुझे पता है। अब आपके पास 2 हैं। उस दिन बाद में लिंडा घर पर दोनों मशीनें देखती है और पूरी तरह से निराश हो जाती है। अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर बास्केटबॉल देने के बाद क्रिस लिंडा को समझाने की कोशिश करता है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन वह सुनना नहीं चाहती। क्रिस वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लिंडा को अब उस पर भरोसा नहीं है। अगले दृश्य में क्रिस जे को तब पकड़ता है जब वह टैक्सी बुला रहा होता है और उसे 1 महीने पहले जमा किए गए आवेदन पत्र की याद दिलाता है। जे यह कहकर बचने की कोशिश करता है कि उसे कहीं जाना है। मौका पाकर क्रिस झूठ बोलता है कि वह भी उसी जगह जा रहा है और साथ चलने का प्रस्ताव देता है। जे अनिच्छा से सहमत हो जाता है और वे दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। कैब के अंदर क्रिस अपने कौशल और व्यक्तित्व के बारे में बात करता है, लेकिन जे सुनने के बजाय रूबिक्स क्यूब को हल करने में बहुत व्यस्त है। क्रिस इसे देखता है और जे का ध्यान खींचने के लिए क्यूब को हल करने की पेशकश करता है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते, मुझे देखने दो। संदेह के साथ जे उसे थमा देता है। शाबाश। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शून्य 256। हाँ, एक्सटेंशन 4796। जी सर, 4158660256। ठीक है दोस्त, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। 119 120 डबल ओवर टाइम। वैन अभी मैं तुमसे नंबरों के बारे में बात नहीं कर सकता। नंबरों के साथ कोई समस्या नहीं है, और तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। तुम्हारे ऊपर मेरे $14 उधार हैं, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। 14 एक नंबर है। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे बेटे को मुझसे दोबारा कभी दूर मत ले जाना। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है। कल सुबह 9:30 बजे पुष्टि करेंगे। जब तक मामला सुलझे नहीं, तुम्हें यहीं रुकना है। मैं यहाँ रात नहीं बिता सकता। मुझे अपने बेटे को लेने जाना है। कल सुबह 10:15 बजे डीन विटर में मेरा जॉब इंटरव्यू है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। कल सुबह 9:30 बजे। मैं अपने बेटे का क्या करूँ? शायद हम सोशल सर्विसेज से उसे ले जाने के लिए कह सकते हैं। लिंडा मान जाती है, लेकिन कहती है कि वह क्रिस्टोफर को देर से वापस लाएगी। नतीजतन क्रिस को रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ती है। अगले दिन क्रिस डीन विटर रेनॉल्ड्स में अपने इंटरव्यू के लिए भागता है। कपड़े बदलने का समय न होने के कारण वह पिछले दिन वाले कपड़ों में ही पहुंच जाता है। अपनी अस्त व्यस्त हालत से शर्मिंदा होकर मिस्टर गार्डनर, जब सेक्रेटरी उसका नाम पुकारती है तो वह शुरू में कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार वह इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है और पैनल उसके बिखरे हुए लुक को देखकर साफ तौर पर निराशा जताता है। क्रिस 2 टूक शब्दों में बताता है कि पार्किंग टिकट न भरने की वजह से उसे पिछले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा कोई ऐसी कहानी सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं यहाँ इस हालत में होने की वजह बता सकूं, और मैं ऐसी कहानी सुनाना चाहता था जो उन गुणों को दर्शाए जिनकी मुझे यकीन है कि आप यहाँ सराहना करते हैं, जैसे ईमानदारी, लगन। पर मुझे कुछ भी नहीं सूझा।
तो सच ये है कि पार्किंग टिकट न भरने की वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था पार्किंग टिकट? और मैं पोल्क स्टेशन से यहाँ तक दौड़ कर आया हूँ। इंटरव्यू के दौरान पैनल के प्रमुख मिस्टर फ्रोम प्रभावित नहीं दिखते। जी सर। तुमने क्रिस को कितनी बार देखा है? पता नहीं, जाहिर है जरूरत से ज्यादा बार। क्या वह कभी ऐसे कपड़ों में था? नहीं, जैकेट और टाई में। ओह, वह 1 महीने से ज्यादा समय से इमारत के सामने 40 पाउंड के किसी पुर्जे के साथ इंतजार कर रहा है। हालांकि क्रिस की बातचीत करने की कला रंग लाती है और वह पैनल को हंसाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कमरे का तनाव कम हो जाता है। तुम क्या कहोगे अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू के लिए आए और मैं उसे नौकरी पर रख लूं? उसने जरूर कोई बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। बाद में जे क्रिस को उसके अनौपचारिक पहनावे के बावजूद पैनल को प्रभावित करने के लिए बधाई देता है। हालांकि क्रिस उसे बताता है कि वह नौकरी के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसे पता चलता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि है जहां उसे बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाएगा। घर जाते समय क्रिस नौकरी के जोखिमों के बारे में सोचता है। 6 महीने तक कोई वेतन नहीं और प्रोग्राम के अंत में केवल एक इंटर्न को काम पर रखा जाएगा। अगर वह असफल होता है तो वह 6 महीने की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किसी दूसरी ब्रोकरेज में भी नहीं कर सकता। यह सब क्रिस को दुविधा में डाल देता है। अगले 6 महीनों के लिए उसका एकमात्र सहारा उसके 6 स्कैनर हैं, जिन्हें वह अभी भी बेचने की कोशिश कर सकता है। इंटरव्यू के बाद क्रिस लिंडा और क्रिस्टोफर के आने से पहले दीवारों की पेंटिंग खत्म करने के लिए घर जाता है। बाद में लिंडा अपने बेटे के साथ वापस आती है। उस रात जब क्रिस्टोफर सो रहा होता है, लिंडा क्रिस को बताती है कि वह वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए न्यूयॉर्क जाने की योजना बना रही है। क्रिस मान जाता है, इस शर्त पर कि क्रिस्टोफर उसके साथ रहेगा, यह विश्वास करते हुए कि क्रिस उनके बेटे की देखभाल कर सकता है। लिंडा आंखों में आंसू लिए उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देती है। वैसे क्या कोई जानता है कि यह लीवर किस लिए है? कमेंट्स में सही उत्तर लिखें। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग सही उत्तर जानते हैं। उसके जाने के बाद क्रिस जे की सेक्रेटरी को फोन करता है और एक मैसेज छोड़ता है, वह तैयार है। अगले दिन क्रिस और उसका बेटा क्रिस के दोस्त की मदद से 2 ब्लॉक दूर एक पास के मोटल में चले जाते हैं, जिस पर उसके $14 बकाया हैं। चूंकि शनिवार है, क्रिस बोन डेंसिटी स्कैनर बेचने जाने से पहले क्रिस्टोफर को बास्केटबॉल खेलने ले जाता है। बास्केटबॉल खेलते समय क्रिस्टोफर अपने पिता को बताता है कि वह प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने का सपना देखता है। हालांकि क्रिस उसे हतोत्साहित करता है, यह कहते हुए कि जब वह छोटा था तब वह बास्केटबॉल में औसत से नीचे था और क्रिस्टोफर का भी शायद वही हाल होगा। ये नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ दिन रात इस गेंद से खेलते रहो, ठीक है? वह सुझाव देता है कि क्रिस्टोफर अपना लक्ष्य छोटा रखे, लेकिन अपने बेटे के चेहरे पर निराशा देखकर क्रिस अपने बेटे को प्रोत्साहित करता है कि वह दूसरों को यह न कहने दे कि वह कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। कभी किसी को यह मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे भी नहीं। तुम्हारा कोई सपना है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। लोग जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो वे तुमसे कहेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, बस। फिर वे स्कैनर बेचने के लिए एक अस्पताल जाते हैं और अस्पताल उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उन्हें कुछ बहुत जरूरी नकद मिल जाता है। चेक भुनाते समय क्रिस अपने बेटे को एक चॉकलेट बार खरीदने देता है। अगले दिन क्रिस अपनी इंटर्नशिप शुरू करता है और व्यापार के बारे में सीखता है। इंटर्नशिप समन्वयक समूह को बताता है कि उन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो भी करना पड़े करना होगा। लेकिन अगर आपको उनके साथ लंच करना पड़े या ब्रेकफास्ट करना पड़े, अगर आपको उनके बच्चों की देखभाल करनी हो तो आप उन्हें हमारे पैकेज से परिचित कराएंगे। वह समझाता है कि परीक्षा पास करने के अलावा उन्हें नौकरी पाने के लिए अनुबंध भी हासिल करने होंगे। लंच ब्रेक के दौरान क्रिस सड़क पर मिस्टर फ्रॉम से मिलता है। उनकी बातचीत तब अधूरी रह जाती है जब क्रिस को वह स्कैनर दिखता है जो उसने टैक्सी ड्राइवर से भागते समय खो दिया था। वह एक बेघर आदमी को उसे ले जाते हुए देखता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। ड्राइवर विनम्रता से पूछता है कि क्या वह ठीक है। अरे 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 बेवकूफ, क्या तुम ठीक हो बेवकूफ? लेकिन क्रिस को एहसास होता है कि उसका एक जूता निकल गया है। वह एक जूते के साथ लंगड़ाते हुए प्रोग्राम में लौटता है। अरे भाई, तुम्हारा एक जूता गायब है। ओह हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। और उससे बाकी दिन इसी तरह शहर में घूमना पड़ता है। पापा, आपके पास एक जूता नहीं है? इसके बाद फिल्म दृश्यों की एक श्रृंखला दिखाती है जहां क्रिस को लगातार अपने इंटर्नशिप समन्वयक के लिए चीजें खरीदने का आदेश दिया जाता है। वह खुद को कमतर और उपेक्षित महसूस करता है। हर दिन अपनी इंटर्नशिप के बाद क्रिस शाम 4 बजे तक बस पकड़ने के लिए दौड़ता है ताकि वह अपने बेटे को डेकेयर से ले सके, और फिर रात 10 बजे तक घर पहुंचने के लिए क्रॉस टाउन बस लेता है। वह मोटल में किराए के भुगतान के लिए संघर्ष करना जारी रखता है। अरे क्रिस, नमस्ते राल्फ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए वो है राल्फ, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ब्रोकरेज में सभी इंटर्न कॉल शीट के माध्यम से काम करते हैं, नीचे से ऊपर तक संभावित ग्राहकों से संपर्क करते हैं, जिसका लक्ष्य अंततः सीईओ तक पहुंचना होता है। हालांकि इंटर्न से शाम 7 बजे तक रुकने की उम्मीद की जाती है, क्रिस को अपने बेटे को लेने जाना होता है, इसलिए उसके पास अपना काम करने के लिए 9 के बजाय केवल 6 घंटे होते हैं। अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए वह कॉल के बीच में फोन नहीं काट रहा है, जिससे हर दिन 8 मिनट की बचत होती है। वह बाथरूम ब्रेक कम करने के लिए पानी पीने से भी बचता है। इन उपायों के बावजूद 2 महीने बाद भी वह पूरी कॉल शीट पर काम नहीं कर पाता है। हताश होकर वह प्रोटोकॉल तोड़ने का फैसला करता है और सूची में ऊपर कूदते हुए सीधे कंपनी के सीईओ को कॉल करता है। उसे आश्चर्य होता है जब वह वॉल्टर रिबन के साथ मीटिंग तय करने में सफल हो जाता है। क्या तुम 20 मिनट में यहाँ आ सकते हो? 20 मिनट, बिल्कुल।
अभी किसी ने कैंसिल किया है। अभी आ जाओ, मैं तुम्हें 49ers से पहले कुछ मिनट दूंगा। मंडे नाइट फुटबॉल दोस्त। जैसे ही वह इमारत से बाहर भाग रहा होता है, उसका इंटर्नशिप बॉस उसे अपनी कार हटाने के लिए कहता है। क्रिस समझाता है कि उसकी रिबन के साथ मीटिंग है, लेकिन बॉस जोर देता है। और तुम्हें उसे थोड़ा हिलाना होगा। क्या हिलाना होगा? तुम्हें चाबी को थोड़ा हिलाना होगा और दूसरे दरवाजे नहीं खुलते। क्रिस जाम दरवाजे से जूझने और पार्किंग की जगह खोजने में कीमती समय बर्बाद करता है। जगह न मिलने पर वह अपने बॉस की कार में वॉल्टर रिबन के ऑफिस जाता है, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाता है, जिससे उसकी मीटिंग छूट जाती है। मैं क्रिस गार्डनर हूँ, मेरी वॉल्टर रिबन के साथ अपॉइंटमेंट है। ओह, आप बस उनसे चूक गए। वापस आते समय उसे विंडशील्ड वाइपर के नीचे एक पार्किंग टिकट मिलता है। उस रात एक डाइनर में क्रिस उस पार्किंग टिकट का भुगतान करने के लिए एक चेक भरता है। पार्किंग टिकट। अब हमारे पास कार नहीं है। वह अपने बेटे से इस सप्ताहांत एक व्यावसायिक बैठक में मदद मांगता है। क्रिस्टोफर पहले मना करता है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि वे शायद फुटबॉल मैच भी देख सकते हैं। असल में उन्हें उम्मीद है कि मिस्टर रिबन उन्हें मैच के लिए बुलाएंगे। शायद। अगली सुबह जब वे वॉल्टर रिबन के घर जा रहे होते हैं, तो क्रिस्टोफर पूछता है कि वे फुटबॉल मैच देखने कब जाएंगे। मैंने कहा शायद हम मैच देखने जा रहे हैं। शायद का मतलब जानते हो? जैसे मुमकिन है। नहीं, मुमकिन है का मतलब है कि हमारे जाने की अच्छी संभावना है। शायद का मतलब है कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी। मुझे पता है इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम मैच देखने नहीं जा रहे हैं। तुम इतने समझदार कैसे हो गए? क्योंकि आप समझदार हैं। फिर वह मिस्टर रिबन का दरवाजा खटखटाता है। क्रिस पिछले दिन के अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, भले ही वह उसे चूक गया था, और दावा करता है कि वे पड़ोस में एक करीबी दोस्त से मिलने आए थे। वह फुटबॉल मैच में जाने की अपनी योजना के बारे में भी झूठ बोलता है और उसकी रणनीति काम कर जाती है। मिस्टर रिबन पिता और पुत्र को उनके साथ बॉक्स सीटों पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? हम जा रहे हैं, चलो। तुम्हारी सीटें कहाँ हैं? ओह, हम ऊपरी डेक पर हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, क्या तुम उसमें बैठना चाहोगे? नहीं। ये वास्तव में कोई बॉक्स नहीं है, ये निजी अनुभाग है। ये अधिक आरामदायक है। क्या तुम चलना चाहते हो? ठीक है। एक सफल मैनेजर की तरह दिखने के लिए क्रिस इस बात को छुपाता है कि उसके पास अपनी कार तक नहीं है। तुम इसे अपनी कार में रख दो। जरूर जरूर। हमारे पास कार नहीं है। ओह, हे भगवान, क्या हुआ? मुझे लगता मुझे मधुमक्खी ने काटा। मैच में मिस्टर रिबन मानते हैं कि उन्हें क्रिस पसंद है, लेकिन कहते हैं कि वे प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। चलो भी, शांत हो जाओ, मैच का आनंद लो। फिर भी क्रिस और उसका बेटा बॉक्स से मैच का आनंद लेते हैं और क्रिस को मिस्टर रिबन और उनके व्यावसायिक साथियों के साथ नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। 4 महीनों के बाद क्रिस ने अपने सभी स्कैनर बेच दिए हैं, जिससे उसे अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसे मिल गए हैं। हालांकि यह प्रगति अचानक तब रुक जाती है जब IRS बकाया करों के लिए उसका बैंक खाता जब्त कर लेता है, जिससे वह कंगाल हो जाता है। क्रिस, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? क्रिस, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ राल्फ, ठीक है? मैं इसे ले आऊंगा। कुछ नकदी के लिए बेताब क्रिस अपने दोस्त से अपने बकाया पैसे मांगता है, लेकिन उसके दोस्त का मानना है कि कर्ज तब चुकता हो गया था जब उसने क्रिस और क्रिस्टोफर को मोटल तक छोड़ा था। तुमने मुझे सिर्फ 2 ब्लॉक तक छोड़ा था वैन, वो सिर्फ 200 गज की दूरी थी। हताश होकर क्रिस उससे बहस करता है जब तक उसका दोस्त दरवाजा बंद नहीं कर देता। मेरे पैसे दो, पूरे पैसे, मेरे पैसे दो वैन। उस दिन बाद खेल के मैदान में बेटे को खेलते देख क्रिस को वही चिकित्सा उपकरण दिखता है जो उसने सबवे में खोया था। वह उसे ले जा रहे बेघर आदमी को पकड़ता है और स्कैनर वापस पा लेता है, लेकिन वह आदमी चिल्लाता है कि उसे जिमी हेंड्रिक्स को गिटार जलाते देखने के लिए टाइम मशीन चाहिए। मेरी टाइम मशीन वापस लाओ, मेरी टाइम मशीन वापस करो। क्रिस और क्रिस्टोफर उपकरण बेचने जाते हैं, लेकिन वह टूटा मिलता है। अस्पताल कहता है ठीक होने पर पैसे देंगे। क्रिस, जब ये काम करने लगे तब वापस आना। नहीं, मुझे इसे अभी ठीक करना होगा। क्रिस बहुत परेशान है। उस रात वे मोटल वापस लौटते हैं, लेकिन अपना सामान कमरे के बाहर पाते हैं। क्रिस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ताला बदल दिया गया है। थककर क्रिस्टोफर रोने लगता है और अपने पिता से उन्हें अंदर जाने देने की भीख मांगता है। दरवाजा खोलो। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो यहाँ से। रहने के लिए जगह की तलाश में बेताब क्रिस उस दोस्त से मदद मांगता है जिस पर उसका पैसा बकाया है, वैन। अरे वैन! लेकिन वैन दरवाजा तक नहीं खोलता। कोई और रास्ता न होने पर क्रिस और उसका बेटा थकान के बावजूद फिर से आगे बढ़ते हैं। वे ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टोफर बताता है कि वह उपकरण टाइम मशीन नहीं है, जैसा उस बेघर आदमी ने कहा था। बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिस नाटक करता है कि वही टाइम मशीन है। हाँ, ये है। वह बटन दबाता है और ऐसे दिखाता है जैसे वे डायनासोर के समय में लौट गए हों, और क्रिस्टोफर को भी इस खेल में शामिल होने को कहता है। क्रिस अपने बेटे से कहता है कि डायनासोर से बचने के लिए गुफा में छिपना होगा। एक गुफा, एक गुफा, हमें एक गुफा ढूंढनी होगी। चलो भी। वे खेल को जारी रखते हुए बाथरूम में चले जाते हैं और रात भर वहीं रुकते हैं। जब उसका बेटा सो रहा होता है, क्रिस चुपचाप रोता है। अपने जीवन के इस कठिन दौर के बोझ को महसूस करता है। जब लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो वह क्रिस्टोफर के कान ढक लेता है। अगले दिन क्रिस अपना सूटकेस लेकर काम पर निकल जाता है। जेन देखती है और पूछती है वह कहाँ जा रहा है, जिस पर क्रिस संभावित ग्राहकों के साथ गोल्फ खेलने सैक्रामेंटो जाने की झूठी कहानी बना देता है। बहुत बढ़िया। अरे उसे एक राउंड जीतने देना। अगले दृश्य में क्रिस और क्रिस्टोफर बेघर केंद्र में आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें लौटा दिया जाता है क्योंकि वह सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए है।
नहीं नहीं, वह यहाँ रह सकता है, लेकिन आपको रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। हमें साथ रहना होगा। एक कर्मचारी उन्हें कुछ ब्लॉक दूर दूसरे आश्रय स्थल भेजता है और वे 5 बजे की समय सीमा तक पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। कतार में इंतजार करने के बाद उन्हें लगभग जगह देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि आश्रय लगभग भर चुका है। सौभाग्य से उन्हें कमरा मिल जाता है जब सुरक्षा कर्मियों को पता चलता है कि उनके आगे वाले ने कतार में धोखा देने की कोशिश की थी। बेघर आश्रय स्थल के अंदर क्रिस अपने बेटे को सुलाता है और फिर टूटे हुए स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है। उसे उसमें टूटे हुए पुर्जे मिलते हैं। वह आदमी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अपनी किताबें पढ़ता है क्योंकि रात में बिजली बंद कर दी जाती है। बेघर आश्रय स्थल पर कतार में खड़े होने की दैनिक दिनचर्या क्रिस और क्रिस्टोफर के जीवन का हिस्सा बन जाती है। पापा, हम क्यों जा रहे हैं? हम नहीं रह सकते, हमें बाद में दूसरा कमरा मिलेगा। इसलिए क्रिस हर दिन अपना सूटकेस काम पर लाता है और हर किसी को अलग अलग कहानियां सुनाता है कि वह इसे क्यों ले जा रहा है। वह ग्राहकों के साथ अपनी बातचीत जल्दी खत्म करना सीखता है क्योंकि उसे और उसके बेटे को बेघर आश्रय स्थल के लिए जल्दी कतार में लगना पड़ता है। एक दिन क्रिस और उसका बेटा बेघर आश्रय स्थल में एक प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। उसके बाद क्रिस अगले दिन की इंटर्नशिप परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है। अगले दिन क्रिस समय पर आश्रय स्थल की कतार में शामिल होने के लिए अपनी परीक्षा जल्दी खत्म कर लेता है। बाहर निकलते समय मिस्टर फ्रोम, जो अभी अभी टैक्सी से उतरे हैं, क्रिस से कुछ पैसे उधार मांगते हैं क्योंकि वे अपना बटुआ ऑफिस में ही भूल गए थे। अपने सीमित धन के बावजूद क्रिस उन्हें $5 देता है। दुर्भाग्य से उस रात वह और क्रिस्टोफर आश्रय स्थल देर से पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ती है। पैसे कमाने के लिए क्रिस रक्तदान करता है और उसी पैसे से अपने उपकरण के लिए जरूरी पुर्जा खरीदता है। वह क्या है? लाइट ठीक करने के लिए। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ जरूर, बस इसे तोड़ना मत, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी कमरे में सोना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तुम्हें होगी। अगले दिन आश्रय स्थल पर क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है कि क्या लिंडा उसकी वजह से चली गई। क्रिस अपने बेटे से कहता है कि वह कभी भी ऐसा कुछ न सोचे। वह क्रिस्टोफर को आश्वस्त करता है कि उसके जाने में उसका कोई हाथ नहीं है। क्रिस्टोफर अपने पिता से कहता है, आप एक अच्छे पापा हैं। अपने बेटे को सुलाने के बाद क्रिस सफलतापूर्वक मेडिकल स्कैनर की मरम्मत कर लेता है। अगले दिन वह उस उपकरण को बेचने में सफल हो जाता है, जिससे उसे अगले 4 हफ्तों के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। वह उत्साहपूर्वक क्रिस्टोफर को बताता है कि वे उस रात एक होटल में रुकेंगे। एक होटल? सिर्फ आज की रात के लिए। अगर तुम चाहो तो वापस गुफा में जा सकते हो। नहीं शुक्रिया, अभी भी। उम्मीद है नहीं। वे एक अच्छे होटल में रात बिताते हैं और टीवी का आनंद लेते हैं। अगली सुबह क्रिस और उसका बेटा समुद्र तट पर जाकर शहर के कठोर माहौल से दूर चले जाते हैं। समय के साथ क्रिस मिस्टर रिबन के कई दोस्तों के साथ अनुबंध हासिल कर लेता है, जिनसे वह फुटबॉल मैच में मिला था। अगले दृश्य में जब वे बाथरूम में होते हैं, जे क्रिस को इंटर्नशिप कार्यक्रम के उसके आखिरी दिन पर बधाई देता है। वह कई क्लाइंट्स हासिल करने के लिए क्रिस की सराहना करता है और उससे कहता है कि आगे जो भी हो, उसने शानदार काम किया है। यह संदेश विदाई भाषण जैसा लगता है, जिससे क्रिस और भी घबरा जाता है। बाद में क्रिस को उसके इंटर्नशिप समन्वयक द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे मिस्टर फ्रोम के पास ले जाता है। क्रिस को नई शर्ट पहने देखकर मिस्टर फ्रोम उस पर टिप्पणी करते हैं। क्रिस उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटर्न के रूप में यह उसका आखिरी दिन है। मिस्टर फ्रोम जवाब देते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि क्रिस इसे कल फिर पहनेगा, क्योंकि कल पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में उसका पहला दिन होगा। क्या ये उतना आसान था जितना दिखता? नहीं सर, ऐसा नहीं था। क्रिस अपने आंसू नहीं रोक पाता और पैनल को धन्यवाद देता है। मिस्टर फ्रोम वे $5 लौटा देते हैं जो उन्होंने क्रिस से उधार लिए थे। बाद में क्रिस इमारत से बाहर निकलता है और बताता है कि उसके जीवन के इस हिस्से को खुशी कहा जाता है। वह अपने बेटे को लेने के लिए सीधे डेकेयर जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। फिल्म फिर बताती है कि क्रिस ने 1987 में अपनी निवेश फर्म गार्डनर रिच की स्थापना की थी। फिल्म का अंत क्रिस और उसके बेटे के साथ चलने, मजाक करने और एक दूसरे का साथ निभाने के साथ होता है, जबकि असली